हेलो दोस्तों, मैं वीके मिश्रा, ज्योग्राफी फैकल्टी ऑफ शिक्षा कुल। आप लोगों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं शिक्षा कुल पीसीएस चैनल पर। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर में 12th के बाद कैसे आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। और ये जो आज का टॉपिक हम आपके सामने लाए हैं, बहुत सारे बच्चे जो इस बार यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, इंटर पास किए हैं, 12th पास किए हैं और यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए जाने हम एक एक टॉपिक्स को एक एक स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सबसे पहले जब आप इंटर आपने पास किया है, 12th आपने पास किया है, तो 12th पास करने के बाद आप ग्रेजुएशन में एंट्री लेना होगा। क्योंकि यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो स्नातक होना चाहिए। और इसलिए चूंकि आप यूपीपीसीएस की तैयारी यदि करना चाह रहे हैं, यदि करने की इच्छा है, तो शैक्षिक योग्यता स्नातक होना चाहिए। ऐसे में जब आप इंटर पास कर लिए हैं, आपने 12th पास कर लिया है, तो ग्रेजुएशन में एंट्री आपको लेनी ही लेनी होगी। जब आप ग्रेजुएशन में प्रवेश लेते हैं, स्नातक में प्रवेश लेते हैं, तो आपको दो बातें ध्यान देनी है। यदि आप मान लीजिए आर्ट साइड से हैं, ध्यान दीजिए बेटा, यदि मान लीजिए आप आर्ट साइड से हैं तो कुछ बातों को विशेष ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए एक एक बिंदु पर बेटा हम आपके साथ यहां पर डिस्कस करेंगे। मान लीजिए सपोज दैट कि यदि आप आर्ट साइड से ले रहे हैं, तो फिर आर्ट साइड लेते समय यदि आप कला वर्ग से हैं, तो कला वर्ग से लेते समय आपको सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना होगा। जैसा कि आपको इस बात की जानकारी है कि जब आप जीएस पेपर देते हैं, जब आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं, तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस, इसी सब्जेक्ट का एक योगदान है, इसी सब्जेक्ट की एक अहम भूमिका होती है। और ऐसे में जब आप एक जब कला वर्ग से आप स्नातक कर रहे हो, तो आपके स्नातक में ऐसा सब्जेक्ट जरूर चुने, ऐसे सब्जेक्ट को जरूर लें जो यूपीएससी में जिसका वेटेज ज्यादा है। जैसे यदि मान लीजिए यूपीएससी या यूपीपीएससी दोनों की बात कर रहा हूं बेटा, यदि मान लीजिए यूपीपीएससी में हम बात करें तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की एक अहम भूमिका होती है। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की एक अहम भूमिका होती है, तो अपने स्नातक में आप इसको जरूर रखें। दूसरा पॉलिटी, देखिए पॉलिटी का भी ठीक ठाक वेटेज होता है। और तीसरा हम बात करें तो हिस्ट्री एंड आर्ट्स एंड कल्चर, इन सब का एक अहम भूमिका होती है। तो अपने स्नातक जब आप ग्रेजुएशन बीए कर रहे हैं, तो बीए में इन सब्जेक्ट को आप जरूर अपने सब्जेक्ट के अंतर्गत से जरूर लें। तो इसमें पहला हमने क्या किया, सही सब्जेक्ट का चुनाव करें। सही सब्जेक्ट का चुनाव का मतलब यही है कि जो सब्जेक्ट यूपीपीएससी के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ऐसे सब्जेक्ट को यदि आप कला वर्ग से यदि आप ले रहे हैं, कला वर्ग से आप स्नातक कर रहे हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट को जरूर सम्मिलित करें। दूसरा पॉइंट समझें। सेकेंड महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आखिर में यूपीपीएससी के लिए सही रणनीति अपनाएं। कि यदि आप चूंकि इंटर पास कर चुके हैं, 12th पास आप कर चुके हैं, और आज मिस 12th पास के बाद ही आपके मन में एक फिगर बन चुका है कि मुझे एसडीएम बनना है, मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है। तो इसके लिए हमने ये सोच लिया कि मुझे एसडीएम बनना है, मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है, मुझे डीवाईएसपी बनना है, तो सोचने से होगा नहीं। उसके लिए पहला हमने कहा कि आपको स्नातक में एक सब्जेक्ट का एक अच्छा चयन करना होगा। दूसरा, एक आपकी रणनीति होनी चाहिए। आपने सोच लिया कि मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है, और एक महीने में आप एक भी दिन बुक नहीं उठाते हो, तो ऐसे में क्या आपके सोचने से आप डिप्टी कलेक्टर बनोगे? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, ऐसा संभव नहीं है। तो आपका सेकंड पॉइंट होगा कि यूपीपीएससी के लिए एक सही रणनीति अपनानी होगी आपको। तीसरा पॉइंट, टाइम टेबल बनाकर ईमानदारी पूर्वक आपको पालन करना होगा। जब आप मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एक तरफ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मान लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, बीएचयू से कर रहे हैं, जेएनयू से, मींस आप जहां से भी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके सामने दो चुनौतियां होती हैं। एक आपके बीए का सिलेबस, बीए के सिलेबस को भी हमें, चूंकि हमें पीसीएस की परीक्षा देना है, तो बीए तो पास होना चाहिए, स्नातक पास होना चाहिए। और दूसरा जो सेकंड चुनौती है कि चूंकि हमने एक सपना, हमारे माता पिता का एक सपना है, हमारा एक सपना है
कि हमें एक डिप्टी कलेक्टर बनना है। तो ऐसे में हमें दोनों स्थितियों को बैलेंस करना होगा। इस स्थितियों में तो ऐसी क्या रणनीति होगी, तो एक टाइम टेबल बनाना होगा, अभी हम जिक्र करेंगे। और चौथा पॉइंट यह है कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को सॉल्व करें या मॉक टेस्ट करें, दोनों बेटा आपको यह करना होगा। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि सर आखिर में ये तो हम बीए पास करने के बाद, स्नातक करने के बाद भी तो कर सकते हैं, तो इंटर के बाद हम क्यों करें, ट्वेल्थ के बाद हम क्यों करें, आखिर में आवश्यकता क्या है। तो आवश्यकता है उस पर भी हम आपके साथ जिक्र करेंगे। यहां पे चलते हैं एक एक पॉइंट। सबसे पहला हमने कहा आपके साथ कि सही सब्जेक्ट का चुनाव करें, सही सब्जेक्ट का चयन करें। जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन करते हैं, स्नातक करते हैं, और इस स्नातक में आपने मान लीजिए ज्योग्राफी एनवायरमेंट ले लिया और हिस्ट्री ले लिया। तो ये जब आपने दो सब्जेक्ट लिया मेरे प्यारे दोस्त, तो यदि आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से यदि स्नातक करें तो आपकी एक अच्छी समझ इस विषय पर हो जाएगी। बात समझ रहे हो। मान लीजिए पॉलिटी आपने ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, इकोनॉमी ले लिया, मीन्स आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे आप एनवायरमेंट लेते हैं ना, तो आपका जो एक आप देखोगे कि जब आप आईएफएस का एग्जाम देते हो तो एनवायरमेंट की एक अहम भूमिका वहां हो जाती है। वहां पे आपको जो आपके सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो एक तरीके से आप देखोगे तो एक बड़ा हो जाता है कि हाँ वास्तव में आपके जो कार्यक्षेत्र है उसमें ज्यादा फैलाव की स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थितियों में ग्रेजुएशन में आप इन सब्जेक्ट में कोई जरूर दो सब्जेक्ट जरूर ले बेटा। यदि आप ज्योग्राफी एनवायरमेंट हिस्ट्री ले लो, पॉलिटी ले लो, इकोनॉमी ले लो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे, मैं ही मान के चलिए कि मेरा एक बहुत ही क्लोज मित्र थे, बहुत ही क्लोज मित्र, और हुआ क्या कि उसने गांव के कहने पर, गांव वालों की चुनौतियों पर उसने सब्जेक्ट ले लिया ग्रेजुएशन में फिलॉसफी, पीजी में एक फिलॉसफी लिया। आप समझ लीजिए जो पीजी का था वो किसमें, फिलॉसफी का। अब एक समझ क्या हो गई उसमें फिलॉसफी की, जिसका जीएस में अधिकांश देखोगे कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। तो एक तरीके से वो क्या हो, बिल्कुल सेपरेट हो गया। आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। तो ऐसे में क्या है कि आप जब भी ग्रेजुएशन का, जब भी स्नातक का फॉर्म डालें, अपने सब्जेक्ट का चयन करें तो इन सब्जेक्ट में जरूर दो सब्जेक्ट का चयन जरूर करें। सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे, आखिर में यूपीपीएससी के लिए सही रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि मैं जहां तक मानता हूं, मेरा जो मानना है, ऑब्जर्वेशन है कि हिंदी माध्यम के साथ सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उनकी जो नींव है, उनकी जो जड़ें हैं वो मजबूत नहीं है। जैसे मैं एक शब्द कहता हूं, एक शब्द मैंने ये कहा कि कोई उष्ण आर्द्र एवं अस्थिर वायु पर्वत के विमुख ढाल पर अवरोहित होती है, समझिएगा बेटा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, अवरोहित होती है तो संकुचन की स्थिति के कारण इसमें उष्मा निष्पन्न होगी, आर्द्रता में वृद्धि होती है या आर्द्रता में कमी। मैंने ऐसा ही शब्द का प्रयोग किया। तो यदि आप, चूंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ा नहीं, हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी पढ़ाया नहीं जाता था, अब तो मान लीजिए वर्तमान सरकार ने पिछले 5 वर्षों से एनसीईआरटी अब लागू कर दी है। हम लोगों के समय में, उस समय शायद, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। तो ऐसी स्थितियों में आपको पहला प्रयास करना है बेटा, चूंकि अब आपका ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है, आपका ग्रेजुएशन क्या है, फर्स्ट ईयर है, अभी आपने 12th पास किया है, आपके पास एक पर्याप्त समय है। ऐसे में आपको समय, जो आपने गलतियां की हैं उन गलतियों को अब सुधारना है। सुधारने का पहले ईयर में, फर्स्ट ईयर में आपको करना क्या है कि ज्यादा समय नहीं देना, 3 से 4 घंटे ही पढ़ना है। आपको यूपीपीसीएस एग्जाम क्रैक करने के लिए 3 से 4 घंटे देना है लगातार 3 वर्ष तक, ज्यादा नहीं देना है, लगातार 3 वर्ष तक 3 से 4 घंटे देना है। बाकी आप अपने ग्रेजुएशन पे समय दो, एंजॉय कॉलेज लाइफ आप जियो। ये भी मैंने आपसे नहीं कहूंगा कि कॉलेज लाइफ छोड़ करके आप घूमिए मत, अपने दोस्तों के साथ मत घूमिए, क्यों ना घूमिए, क्योंकि जिंदगी मिली है। और एक कहावत है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ गावा, साधन धम मुझ कर द्वारा जेहने पे परलोक समारा। मीनिंग आप लोग समझ रहे होंगे। तो ऐसी स्थितियों में आप अपना एक 3 से 4 घंटे आप यूपीपीसीएस, जो आपका सपना है डिप्टी कलेक्टर बनने का, आप उस पर दें। उसके बाद आपको 3 से 4 घंटे यदि आप दे रहे हैं ना बेटा, 3 से 4 घंटे आप अपनी ग्रेजुएशन पे दो, इनफ है,
1-2 घंटे आप अपने जो खेलने कूदने और अपने अन्य काम पे दो, बाकी और भी आपके पास समय बच रहा है आप उस पर दीजिए। तो यहां पे आपको 3 से 4 घंटे यदि आप लगातार पढ़ते हैं, तो ये 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं, तो ऐसी स्थितियों में आपको पहले वर्ष में जब आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं, जब आपका ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है, तो ऐसी स्थिति में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के एनसीईआरटी को पढ़ डालना है। कहोगे कि सर ये तो बहुत ही कठिन काम है। बेटा बहुत ही आसान काम है, मैं आपको बताता हूं। जब आप हिस्ट्री में जाओगे क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ना है बेटा। यदि आप 3 से 4 घंटे पढ़ते हो, अभी नोट्स नहीं बनाना है, अभी आपको पहली बार रीडिंग करना है। जब आप क्लास 6 पढ़ोगे और 3 से 4 घंटे पढ़ते हो बेटा, तो आप देखोगे कि क्लास 6 वाली आपको कंप्लीट करने में 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगेगा। 7 भी 1 हफ्ते, एक हफ्ते में लगभग। 11th और 12th की जो बुक है वो थोड़ी मोटी है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। बाकी आपकी, तो यदि हम मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं कि आपको हिस्ट्री कंप्लीट करने में 4 महीने हम आपको दे रहे हैं। ध्यान समझिए, बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा मेरे प्यारे दोस्त। 4 मंथ्स हम आपको दे रहे हैं। ज्योग्राफी क्लास 6 to 12 ये भी पढ़ना बेटा, क्लास 6 to 12, और 12th वाली जो बुक है, जो सेकंड पार्ट है, जो आप सेकंड पार्ट है 12th की, उस पर आपको फोकस नहीं करना है, उस पर आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है, जो 12th की सेकंड पार्ट है। तो इस प्रकार ये भी आपको हमारे मैक्सिमम समय आपको दे रहे हैं 4 मंथ्स, मैक्सिमम समय आपको 4 मंथ्स दे रहे हैं। और पॉलिटी के लिए देखोगे तो हम आपको मैक्सिमम 1 मंथ बेटा, मैक्सिमम 1 मंथ दिस इज इनफ होता है, 1 मंथ। तो इस प्रकार आपने देखा कि 4 मंथ दिस इज 1 मंथ। अब आपका हुआ कितने, 9 महीने हुआ। ऐसी स्थिति में अभी भी इस 1 वर्ष में 3 महीने का समय बच रहा है। ऐसे 3 महीनों में आप क्या करो, इन सब का 1 से 2 बार आप क्या करो, रिवीजन कर डालो। बस आपको इतना करना है बेटा, कोई नोट्स नहीं बनाना है, कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करना है, बस इतना काम करना है कि 9 महीने पढ़ो। आपको साथ ही साथ में 3 महीने में प्रयास करो कि 2 बार रिवीजन कर डालो। बस आपको बस इतना करना है, ज्यादा बोझ नहीं, चूंकि आपको अपनी कॉलेज लाइफ को जीना है। कॉलेज लाइफ को कभी भी बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि कॉलेज लाइफ को बर्बाद करने का मतलब है कि जिंदगी में पछताना कि हाँ मैंने नहीं कॉलेज लाइफ जी पाया। सेकेंड ईयर में आप आते हैं, आप जब स्नातक के सेकेंड ईयर में आते हैं, तो ऐसे में आपको कुछ 3 स्टैंडर्ड बुक पढ़ने बेटा, 3 स्टैंडर्ड बुक पढ़ने हैं आपको, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे ज्योग्राफी, अब देखिए बेटा, ज्योग्राफी के लिए आप देखोगे तो जीएस के लेवल पर एनसीईआरटी पर्याप्त है, और बाकी ऐसी कोई बुक नहीं है, कोई एक ऐसी बुक नहीं जिस पर आपको सब कुछ मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं महेश वर्णवाल की बुक ले लो, मैं सीधे सीधे कहता हूं बेटा महेश वर्णवाल की बुक मत पढ़ना। मैं क्या कहता हूं, महेश वर्णवाल की बुक मत पढ़ना। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मेरा अपना एक एनालिसिस है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी है, आप कह दो सर एनसीईआरटी तो हमने फर्स्ट ईयर में कर लिया था, आप एक बार यहां पे और रिवीजन कर डालो, एक बार और रिवीजन कर डालो। सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड इसी में आपको प्रीवियस ईयर जब आप रिवीजन कर लेते हो, तो ज्योग्राफी से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको आप कर डालो। साथ ही साथ में अब आंसर राइटिंग करना शुरू कर दो। जब आप क्लास 11th की एनसीईआरटी उठाते हो ज्योग्राफी की, तो उसमें आपको जैसे मिलेगा, मान लीजिए महासागरीय धारा मिलेगा बेटा, क्लास 6 में भी मिलेगा। तो महासागरीय धारा से आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीलिम्स भी क्वेश्चन बनता है और मेंस में भी बनता है। आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करो। धीरे आप कुछ भी लिखो बेटा, क्या लिख रहे हो अभी आपको नहीं देखना है कि हाँ मेरा आंसर उत्तर लेखन अच्छा है या नहीं है, आपको कुछ नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है बेटा, बस आप लिखो। यदि उत्तर लेखन का सबसे यदि कहा जाए मूल मंत्र क्या है, तो लिखो। सही है गलत आप इसके जो जज हैं आप नहीं है कि आप जज करेंगे कि मैं सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं। आप सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप लिखना शुरू करो। दूसरा पॉइंट,
पॉलिटी के लिए बेटा एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ो जिसका नाम है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत क्या पढ़ना है बेटा? लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना है। लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। क्या पढ़ना है आपको? तो आपका जवाब होगा कि लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी है, ठीक है। बहुत अच्छा, एक स्टैंडर्ड बुक इसके लिए पढ़ लो, लक्ष्मीकांत, ठीक है। लक्ष्मीकांत पढ़ लो। हिस्ट्री के लिए बेटा आपको हिस्ट्री के लिए भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एंशिएंट के लिए ध्यान से शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। एंशिएंट के लिए जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी, दिस इज इनफ। मींस प्राचीन इतिहास के लिए आपको एंशिएंट जो आपने पढ़ी है हिस्ट्री, मध्य के लिए मध्यकालीन इतिहास के लिए एनसीईआरटी इनफ है। मॉडर्न के लिए बिटाओ। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो इसके लिए एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो जिसका नाम है स्पेक्ट्रम, जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। अब यहां पे देखिए बेटा, आपने ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम पढ़ ली। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर चूंकि 12th में हमारा बैकग्राउंड साइंस रहा है, हम कैसे पढ़ेंगे उसका भी अभी हम आपको एक रामबाण, एक मूल मंत्र बताएंगे, वो है क्या। तो अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? आप पढ़िए। ज्योग्राफी में आपको ये पढ़ना है, पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत पढ़ लो, और उसके बाद हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो बेटा, स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये आपको पढ़ लेना है। एंशिएंट के लिए, प्राचीन इतिहास के लिए वही एनसीईआरटी इनफ है। मिडिवल के लिए वही एनसीईआरटी, दिस इज इनफ है। आपको कुछ नहीं करना है। अब कहोगे कि सर कैसे करना है? सेकेंड ईयर में भी 12 महीने, ऐसा तो है नहीं कि सेकेंड ईयर में जब आप पहुंचते हो तो महीनों की संख्या 12 से घटकर 11 हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। 12 महीने ही होगा आपके पास। ऐसे में बेटा अब आपको ज्योग्राफी पे देना है 2 महीने। ध्यान समझिए बेटा, ज्योग्राफी पे देना है आपको 2 महीने। पॉलिटी चूंकि आप ऑलरेडी एक बार एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, इस पर आपको देना है 3 महीने। हालांकि यदि आप 3 से 4 घंटे पढ़ते हो तो 2.5 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम आपको यहां पे दे देते हैं, आपको हमने यहां पे 3 महीने का समय दे दिया। ध्यान समझिए बेटा शब्दों पर, हमने आपको दे दिया 3 महीने, ठीक है। 3 मंथ्स हमने आपको यहां पर 3 मंथ्स दे दिया। और उसके बाद प्राचीन आपने पढ़ रखा है, मिडिवल आपने पढ़ रखा है, मॉडर्न के लिए हमने 3 महीने यहां भी दे दिया। हमने क्या दिया? 3 महीने, 3 महीने, और उसके बाद यहां पे 2 महीने। 3 3 6 और 2 8 महीने। हमने 8 महीने का समय में अब ये आपको पढ़ना है। दूसरी बात समझो बेटा, 8 महीने के में आपको एमसीक्यू और आंसर राइटिंग भी साथ साथ करते चलना है। अब बाकी बचा 4 महीने। इस 4 मंथ्स में मेरे प्यारे दोस्त, 4 मंथ्स में क्या करना है? अब आपको साइनॉप्सिस बनाना शुरू कर देना है। साइनॉप्सिस बनाना शुरू कर देना है। साइनॉप्सिस का मतलब यह है शॉर्ट नोट्स, जिसे साधारण शब्दों में कहते हैं शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर देना है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हो पृथ्वी की आंतरिक परतें, तो पृथ्वी की आंतरिक परतें आपने पढ़ लिया, एनसीईआरटी में भी पढ़ लिया, और आपने कोई स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ सकते हैं लेकिन नहीं पढ़ना है, तो वहां पे आप देखोगे विस्तार है। आप क्या करोगे? एक शॉर्ट नोट्स बनाओगे। शॉर्ट नोट्स का मतलब यह है कि आपको क्या करना है कि जैसे एक इसी प्रकार एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है कि ये 3 परतें होती हैं, एक क्रस्ट, मेंटल और कोर। फिर क्रस्ट को 2 भागों में, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, और इसी के बीच असंबद्धता रेखा दिखा दो। मींस एक शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। और जो आपने तीनों सब्जेक्ट 8 महीने में पढ़ा, 4 महीने में इतना प्रयास करना है, बस 4 घंटे पढ़ना है, ज्यादा नहीं, 3 से 4 घंटे, आपका नोट्स बन जाएगा। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि सर ये सेकेंड ईयर की बात चल रही है, थर्ड ईयर में क्या करना है? थर्ड ईयर में अब देखिए बेटा, थर्ड ईयर में चूंकि आपका साइनॉप्सिस बन चुका है, आपका साइनॉप्सिस क्या हो चुका है? तैयार हो चुका है, हम मान के चल लें। अब जो साइनॉप्सिस तैयार हो चुका है तो इसका आपको रिवीजन करना है। इसका क्या करना है? आपको रिवीजन करना है। और साथ ही साथ में इकोनॉमी, साइंस और इथिक्स, आपके लिए एक बहुत ही नया पेपर होगा। इथिक्स, इथिक्स क्या होगा? एक बहुत ही नया पेपर होगा जो कि आपका, जिससे इससे पहले आपकी मुलाकात कभी नहीं हुई होगी। जैसे आप देखिए बेटा, इकोनॉमी के लिए आप कोई रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हैं बेटा, रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा साइंस के लिए आप, साइंस के लिए यूपीपीसीएस के लिए, यूपीपीसीएस के लिए साइंस आप न्यूज पर ध्यान दो और साइंस टेक्नोलॉजी पर। और साइंस के लिए आप एक लूसेंट की आती बेटा,
लूसेंट की आती है आप उतना पढ़ लो, लूसेंट की आती है, केवल जो जनरल साइंस की आती है, लूसेंट जो जनरल साइंस की आती है उतना पढ़ लो, दिस इज इनफ है। और एथिक्स जो कि आपको बेटा बिना कोई, जब तक आपका गुरु, आपका कोई मार्गदर्शक आपको नहीं बताएगा तब तक आपको दिक्कतें यहां होंगी, क्योंकि यहां पे आपको केस स्टडी करना है, ये आपको करना है थर्ड ईयर में। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि सर आखिर में हम करंट अफेयर की तैयारी कब करेंगे? तो इसके लिए बेटा चूंकि यूपीपीसीएस में आप जिस वर्ष आप देख रहे हो बेटा, जिस वर्ष, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ठीक है, जिस वर्ष आप देख रहे हो, ठीक है, उसके बाद एग्जाम ईयर में जिस समय, जिस वर्ष आप एग्जाम दे रहे हो उस वर्ष आपको क्या करना है? यूपी स्पेशल पढ़ना है। उस वर्ष आपको क्या करना है? यूपी स्पेशल पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन, आईएस इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको उसी वर्ष पढ़ना है जब आप ग्रेजुएशन पास कर चुके होते हैं और उसके बाद आप एग्जाम देते हो। बस आपको देखिए, आपका प्लस रिवीजन, आपका साइनॉप्सिस बन चुका है, आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया है, आपने जीएस के जो स्टैंडर्ड बुक है आपने उसको अध्ययन कर लिया है, तो अब आपका जो है सब कुछ तैयार हो चुका है। आपको मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन करना है और इस प्रकार आप ग्रेजुएशन पास करने के बाद डिप्टी कलेक्टर, जो आपके माता पिता का सपना था, आपका जो सपना था, वो सपना आपका साकार हो जाएगा। लेकिन अब देखिए बेटा, अब आपके मन में उठ रहा होगा कि सर आखिर में ये जो यहां पे आपने डिस्कस किया, ये हम ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद करने पर बेटा बहुत बड़ी आपके पास एक प्रेशर होता है। ग्रेजुएशन के बाद चूंकि आपकी एज उस समय लगभग माना जाता है कि आप 20-21 वर्ष हो चुके होते, 21 वर्ष हो चुके होते हैं ग्रेजुएशन के बाद। यदि लड़की हैं, यदि आप छात्रा हैं, लड़की हैं, तो एक तरफ है आपको एक निश्चित समय दिया जाता है कि आप 1 वर्ष तैयारी करो। 1 वर्ष में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और 1 वर्ष में तैयारी करना बहुत ही आसान नहीं होता बेटा, आसान नहीं होता है। और ऐसे में दूसरी तरफ प्रेशर हो जाता है कि बेटा अब तैयारी करना बंद करो और आपकी शादी करनी है, आपकी मैरिज करनी है, मींस बहुत सारी चुनौतियां आना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे प्यार दोस्त, जो जिन बच्चों ने मुझसे पूछा था, डिमांड की थी, सर आप प्लीज आप मुझे बताएं, तो उनके लिए तो मैंने बता दी, लेकिन साथ ही साथ में उन बच्चों से मेरा यह भी निवेदन है कि इस सेशन को उन बच्चों तक भी पहुंचाओ जो इस बार 12th पास किए हैं और यूपीपीसीएस की तैयारी कर डिप्टी कलेक्टर बनना चाह रहे हैं, डीवाईएसपी बनना चाह रहे हैं, तो आखिर में क्या रणनीति होगी, कैसे उनको तैयारी करना है, यह हमने पूरा डिस्कस किया। अब हम ये बात करें कि आखिर में सर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसका हमारा संबंध नहीं रहा है। मान लीजिए ग्रेजुएशन में हम स्नातक में 2 पॉलिटी और ज्योग्राफी ले लेते हैं, तो मुझे इकोनॉमी समझ में नहीं आएगा, मुझे एथिक्स समझ में नहीं आएगा, मुझे डिजास्टर मैनेजमेंट समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको एक रिलेवल, एक अच्छी कोचिंग पकड़ना है, एक अच्छी कोचिंग सेंटर को पकड़ना है। और अच्छी कोचिंग सेंटर पकड़ने के लिए जैसे आप देख रहे हैं एक रिलेवल कोचिंग सेंटर जो आपके सामने उपस्थित है, आप देख रहे हैं शिक्षा कुल, जिस मंच पर मैं आपके सामने हूं। एक बेहतरीन अंदाज में हमारी पूरी फैकल्टी, आप फैकल्टी जैसा कि आप जानते भी हैं और जो बच्चे नहीं जानते हैं उन सारी फैकल्टी में यहां पे आपको सामने शो करेंगे। यहां पे हम आपके सामने शो कर रहे हैं, आप देखेंगे बेटा, ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ जी बिल्कुल बेटा। तो यहां पे आप देख रहे हैं एक पूरी फैकल्टी हमारी, यस बिल्कुल बेटा। तो यहां पे एक एक बिंदुओं पर आपको फोकस रखना है। क्या है फैकल्टी, मैं आपको फैकल्टी भी दिखा दे रहा हूं कि आखिर में फैकल्टी है कौन सी। आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे बेटा कि कौन सी फैकल्टी है, एक बार। तो इस प्रकार आपने देखा, जैसे आगे हमने बताया, इन सब को कवर करने के लिए आपको एक कोचिंग की आवश्यकता होती है और ऐसी कोचिंग जो ऑनलाइन आपको उपलब्ध करा रही कि आप ग्रेजुएशन को भी अच्छे ढंग से दे पा रहे हो। ग्रेजुएशन भी पास करना बहुत जरूरी है,
नहीं बहुत ज्यादा नॉलेजफुल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप पीसीएस एग्जाम में बैठने नहीं पाएंगे। तो ऐसे में आपको एक ऑनलाइन कोचिंग की जरूरत होती है, और ऐसे में शिक्षा कुल परिवार आपके सामने है। शिक्षा कुल में जो भी फैकल्टी आप देख रहे हैं, सारी फैकल्टी लगभग 20 वर्षों का अनुभव है। हमारी किसी फैकल्टी को 25 वर्षों का अनुभव है, किसी फैकल्टी को 10 ईयर का अनुभव है। बेहतरीन फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली की सबसे टीम, जिसके चेहरे आपको लगभग आप लोग, मुझे लगता है, ऐसा उम्मीद है कि आप सभी लोग चेहरे और नाम से परिचित होंगे, जिसमें आप देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमी का जो संबंध होगा आर कुमार के साथ एक बेहतरीन अंदाज में आपको कराएंगे। नीति शास्त्र, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान अतुल लोहिया सर, जिनका 25 वर्षों का अनुभव मुखर्जी नगर में, जिन्होंने पूरी जिंदगी ही खपा दी इसी क्षेत्र में आईएएस बनाने के लिए, हजारों छात्रों को आईएएस बनाया, पीसीएस बनाया इन्होंने। आप ऐसी फैकल्टी शिक्षा कुल परिवार पर है। यहां पे देख सकते हैं कि भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, एक बेहतरीन पर्सनालिटी कि जिन्हें ज्योग्राफी ना केवल आपको पढ़ाएंगे बल्कि एक सिखाने का काम भी करेंगे, आपको सिखाएंगे कि हाँ कैसी ज्योग्राफी पढ़ी जाती है, कैसे इसकी तैयारी होती है। इतिहास डॉक्टर प्रीतम सिंह, नीति शास्त्र आप संजीव कुमार सर, आप देख रहे हैं बेहतरीन, जैसे कि हमने कहा जिसका संबंध आप लोग अभी तक नहीं देख पाए हैं कि इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसे आप देख रहे हैं कि नीति शास्त्र जिसे कहा जाता है, संजीव कुमार सर एक बेहतरीन अंदाज में आपको कवर कराएंगे। अब उसके बाद यहां पे मेरा आपका संबंध जो होगा एनवायरमेंट के साथ होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी के कुछ पोर्शन भी हम आपके सामने यहां पर लेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं पांडे सर यूपी स्पेशल, साथ ही साथ में कला एवं संस्कृति। तो इस प्रकार एक बेहतरीन अंदाज में शिक्षा कुल परिवार आपको आपके सपने को साकार करने के लिए 30 जून से, आप देख रहे हैं कि 30 जून से एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहा है मेरे प्यारे दोस्त। 30 जून से न्यू बैच स्टार्ट कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हो। 30 जून से पहले आप देख सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। हाँ, एक ये भी सूचना मैं आपको बता दे रहा हूं कि 20 जून से पहले रजिस्टर करने पर आपको एक विशेष छूट दी जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, यदि आपका सपना है कि डिप्टी कलेक्टर बनना, तो 20 जून से पहले जरूर रजिस्टर करें। ओके, तो थैंक यू सो मच। हम लोग फिर इसी प्रकार एक नए नए इश्यूज को लेकर आते रहेंगे और आपके सामने उपस्थित रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।